सुधांशु त्रिवेदी जी, पहला प्रश्न आप ही से, और वो प्रश्न ये है कि भारत को क्या मिलेगा। बीजेपी गदगद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये जाहिर तौर पर बहुत बड़ा सम्मान है, लेकिन इसी के साथ हमारी नजर ये रहेगी कि सिर्फ डिनर से नहीं होगा, इंडिया को क्या मिलेगा ऑन द टेबल, इस पर देश की नजर रहेगी। देखिए, डिनर टेबल पे रायता फैलाने के लिए एक भैया जी पहले पूरी कोशिश कर चुके हैं, मगर उसके बावजूद व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने उनके द्वारा उकसाई गई पाकिस्तान की प्रवक्ता के जवाब पर जो झिड़की दी है, उससे मुझे लगता है अब स्थिति बिल्कुल साफ हो गई है। वास्तविकता यह है कि आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक ऐसी अद्भुत स्थिति में खड़ा है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में। क्या कहा जाता है, रशिया इज अवर कन्वेंशनल एलाई एंड यूएस इज अवर स्ट्रेटेजिक एलाई। दोनों में से किसी को समस्या नहीं है। हमारे पास रक्षा सौदों में पुराने तमाम हथियार रूस से आते हैं और तमाम नए हथियार हम अमेरिका के से भी ले रहे हैं। और आपको पता है, पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिका ने अपने पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर इंडो पैसिफिक कमांड किया है। क्वाड में भारत को सम्मिलित किया है। और मैं एक और बात कहूं कि अमेरिका की बड़ी रेप्यूटेड कंपनी एप्पल जो आईफोन बनाती थी, चाइना के बाहर उसकी सबसे बड़ी फैक्ट्री यहां पे आके बनी है। और इस बार आईफोन 14 25% भारत में बने और यहां से जो एक्सपोर्ट हुए हैं उससे $1 बिलियन का भारत ने एक्सपोर्ट करने की स्थिति प्राप्त की है। बहुत सारे गंभीर रक्षा सौदे, बहुत सारे हाई टेक्नोलॉजी के फील्ड जिसके साथ भारत और अमेरिका के बीच में बातचीत चल रही, भारत ने भी किया है। कोविड के समय याद करिए, पैरासिटामोल जैसी दवा की भी उनको जरूरत पड़ी, भारत ने वह सारी उपलब्ध कराई थी। तो मैं ये कहना चाहूंगा, आज इसको दलगत भावना से ऊपर उठकर यह देखना चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री को यदि यह सम्मान मिला है तो 21वीं सदी में स्वतंत्रता के अमृत काल में भारत आज वहां पर पहुंचा है जिसे मैं कहना चाहूंगा स्वप्न देखा था कभी, वो आज हर धड़कन में है। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है और बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर उस रफ्तार से, कर रहा है विश्व भी हमको नमन उस पार से। संजय जी, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कह रहे हैं कि स्वागत कीजिए इस बात का कि दूसरी बार कांग्रेस को पीएम संबोधित करेंगे। पहली बार हो रहा है, हालांकि ये भी अपने दर्शकों को बता दें 5 पीएम इससे पहले संबोधित कर चुके हैं, लेकिन छठी बार और उसके बाद 7वीं बार अब पीएम मोदी करने वाले हैं। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री विदेश दौरों पे जाते रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। और निश्चित तौर पर यह गर्व की बात है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दोबारा बुलाया गया है अमेरिकी संसद को एड्रेस करने के लिए, तो इसमें किसी को ऐतराज नहीं हो सकता। और देखिए, इको कर रहा है भाई, तो इस पर किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर गर्व है, फक्र है, अच्छी बात है। लेकिन अब अमेरिकी संसद में जाके प्रधानमंत्री जी क्या बोलने वाले हैं, भारत के हितों को कैसे साधने वाले हैं, कितना साधने वाले हैं, ये सवाल तो उठेगा। इनने कहा कि भाई जो एक अमेरिका के साथ हमारी दोस्ती बढ़ रही है और चाइना के संदर्भ में उन्होंने टिप्पणी की, तो जो प्रधानमंत्री जी यहां हिंदुस्तान की जमीन पर चाइना को क्लीन चिट दे चुके हैं, वो प्रधानमंत्री जी जाके अमेरिकी संसद में ये कह सकते हैं क्या, या कहने का साहस रखेंगे क्या कि अमेरिका इस समय हिंदुस्तान के लगभग 1500 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में जहां भारत को एक्सेस था, वो एक्सेस छीन लिया है। 18 मीटिंगें चाइना के साथ हमारी हो चुकी हैं, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं निकल के आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति जीपिंग से कई बार मिल चुके हैं, लेकिन आज भी कभी गलवान में, कभी इधर लद्दाख के पास, कभी इधर अरुणाचल में, कभी भूटान के पास, हर जगह चीनी घुसपैठ जारी है। और चीनी घुसपैठ के नाम पर पूरी भारत सरकार चुप्पी साध करके बैठी हुई है, कभी भी चीन के साथ आंख में आंख डाल करके बात नहीं करती। तो क्या इन विषयों को अमेरिका को एक स्ट्रेटेजिक एलाई बनाते समय क्या प्रधानमंत्री जी इस बात का ख्याल रखेंगे? एक दूसरी बात, अफगानिस्तान से अमेरिका ने अपनी इच्छा के अनुसार विड्रॉ कर लिया। जैसे ही अमेरिका ने विड्रॉ किया, वहां तालिबान का तालिबान ने कोहराम मचा रखा। तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में, जब तालिबान अपने पास पूरा कंट्रोल लेता है, तब जो पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो सारे जाकर के तालिबान के स्ट्रेटेजिक एलाई बन करके एक काम करना शुरू करते हैं। उनका पहला निशाना हिंदुस्तान होता है। ऐसे में क्या प्रधानमंत्री जी, अच्छा अभी वहां चाइना भी घुस गया है, पाकिस्तान ने वहां चीन को भी एक्सेस दे दिया है अफगानिस्तान में। इसकी वजह से भारत की सुरक्षा
खतरे में पड़ी है। भारत की सुरक्षा को आने वाले दिनों में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो क्या प्रधानमंत्री जी अमेरिका को हड़काने वाले हैं, झिड़की देने वाले हैं क्या, कि भाई तुमने जो अफगानिस्तान से विड्रॉ किया है उसकी वजह से हमारे सामने एक जो जियोपॉलिटिकल समस्या यहां पर निकल के आई है, और इस बारे में अमेरिका को एक पॉजिटिव स्टेप लेना चाहिए ताकि हिंदुस्तान की अपनी जो सुरक्षा है, जो सीमा सुरक्षा, वो सुरक्षित रहे। तो ऐसे सवाल उठेंगे। अब जो उन्होंने कहा राहुल जी के बारे में कि भैया जी ने जाके रायता फैला दिया, कोई रायता नहीं फैलाया। ये एक बुनियादी बात है कि हिंदुस्तान में जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं दूसरी धरती पे, दूसरे देशों में जब हमारे नेतागण जाते हैं तो रिफ्लेक्ट होता है। इमरजेंसी के जमाने में भी जो बीजेपी के नेता या उस समय जनता पार्टी से जुड़े जो नेता थे वो जाते थे बाहर, तो हिंदुस्तान के खिलाफ बोला करते थे, मतलब हिंदुस्तान की आंतरिक समस्याओं के ऊपर अपनी बातें रखा करते थे। और अगर ये बातें राहुल जी ने रख दी अमेरिका की धरती पे जाके, और वो भी बहुत ही सम्मानित मंचों पर खड़े होकर के, तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई रायता फैलाया, बल्कि ये सारे सवाल उठेंगे। ठीक है, चीन पर स्पेसिफिक सवाल है उनका, अफगानिस्तान पर स्पेसिफिक सवाल है, और उसी अमेरिकी धरती से जैक डॉर्सी ने सीधा कहा है कि आपने ट्विटर पर दबाव बनाया था किसान आंदोलन के दौरान। वो कह रही है ऐसे मुद्दे उठेंगे, और जो आपने राहुल जी पर कहा तो उस पर भी बोलूंगा। पहले देखिए, संजय जी ये बोल गए कि इमरजेंसी के दौरान हमारे नेता बाहर जाते थे और भारत के बारे में बोलते थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, इमरजेंसी के दौरान तो हमारे सारे नेता जेल में थे, कौन नेता विदेश यात्रा गया? कृपया आप उदाहरण बताएं। इसलिए कांग्रेस के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि ये राहुल गांधी के प्रभाव के कारण किस प्रकार की जो बातें करने का प्रयास करते हैं वह, और बल्कि मैं इसका उल्टा बताना चाहता हूं। इंदिरा जी गई थी और इंदिरा जी उस समय अरेस्ट भी हो चुकी थी। लंदन में उनसे सवाल पूछा गया था, उन्होंने सवाल का जवाब देने से मना कर दिया था। कम से कम इतना समझदारी दिखाई थी कि भारत के लोकतंत्र के बारे में लंदन में जाके नहीं बोलना। मगर अब क्या करें, राहुल लाल ऐसे हुए कि लंदन से लेके और लॉस एंजल्स तक बोलते ही चले जा रहे हैं। अब उसके लिए कोई क्या कर ले। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं, चाइना के बारे में बहुत कहा गया, हमने जानते हैं चाइना के साथ क्या किया है। धारा 370 के मुद्दे पर चाइना सर के बल खड़ा हो गया, यूएन में एक रेजोल्यूशन नहीं ला पाया। मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित होने से रोकने के लिए चाइना ने एड़ी चोटी का जोर करा लिया, वो नहीं रोक पाया। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में, और मैं ईमानदारी से कहता हूं संजय जी, उस समय आपकी सरकार की भी भूमिका थी, मनमोहन सिंह जी ने उसका पूरा एक आधार बनाया था। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में हमको वेवर मिला, चाइना नहीं रोक पाया। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में हम सदस्य बने, चाइना नहीं रोक पाया। शंघाई कारपोरेशन के रिजोल्यूशन में आतंकवाद का विषय सम्मिलित करवाया मोदी जी ने, चाइना नहीं रोक पाया। और आज मैं पूछना चाहता हूं कि चाइना के साथ अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में कितने देश खड़े हैं? सिर्फ 2, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान। तीसरे देश का नाम बताइए। तीसरे हमारे यहां वाले हैं जो शायद उनके साथ करार करके, करार के प्यार और उसके इकरार में शायद कुछ ना कुछ बोलते रहते हो, तो वो मैं नहीं कह सकता कि वो क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं। और जैक डॉर्सी, तो मैं कहना चाहूंगा जॉर्ज सोरोस ऐसे ही नहीं बोले थे कि मैंने तो, उन्होंने तो पैसा तक बता दिया था कि इतना हमने रखा हुआ है मोदी जी की सरकार को उखाड़ने के लिए। इसीलिए मैं पूछना चाहता हूं कि ऑफिशियली बाइडेन बुला रहे हैं डिनर के ऊपर, राहुल गांधी जी को नहीं समझ में आ रहा है। राहुल गांधी जी का ददीहाल यानी दादी का घर तो यह है, यहां की सरकार बोलती है नहीं समझ में आ रहा है। अरे जहां आपका ननिहाल है इटली, उसकी प्रधानमंत्री जॉर्जिया लियोनी ने मोदी जी के बारे में क्या बोला है यह भी नहीं समझ में आ रहा है। तो जहां पे खड़े हैं ना उसका हाल समझ में आया, न ददीहाल की बात समझ में आ रही है, न ननिहाल की बात समझ में आ रही है, क्योंकि दिमाग उनका पूरी तरीके से बेहाल नजर आ रहा है।